नमस्कार अनि जय गोर्खा। आज हामी फेरि तपाईहरुको समक्षमा आएको छौं एउटा नयाँ टपिक लिएर है। अहिले हाम्रो पिछले हप्ता हामीले हेर्यौं भने लास्ट वीक एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट बिल हाम्रो लागि एउटा पास भएको छ है। त्यो बिललाई फार्मर्स बिल पनि भनिन्छ, यानी किसानहरुको लागि बनिएको एउटा बिल। अब त्यो बिल या जुन चाहिँ विधायक जुन चाहिँ बनेको छ त्यसले हामीलाई के कस्तो असर पर्न सक्छ र हाम्रो फार्मर्सहरुले त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ, त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरु के छ त्यसलाई लिएर आज हामीले डिस्कसन गर्ने यो चार्जो मिलाएको छौं है। हामीसँग हुनुहुन्छ दिल्लीबाट जयशंकर गुप्ता जी। जयशंकर जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच में। जी धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। दार्जिलिंग ड्रीम्स बेसिकली एक यूथ ओरिएंटेड पेज है फेसबुक में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं उनको एक सही रोल मॉडल मिले और हर करियर के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक करियर लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको इस पे इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए कुछ भी एक नया चीज जो जिज्ञासा में होती है हमारे इर्द गिर्द में, तो हम उसको भी लेके आते हैं ताकि उनको भी किसी जगह पे जाके उसको कॉन्वर्सेशन में लाना हो तो उस चीज का समझ हो और बच्चे आगे बढ़े, तो पूरा भारतवर्ष का जो भी पॉलिसीज है, जितने भी स्ट्रैटेजीज है, वो सब समझ के आगे बढ़े। ये सोच के हम अलग अलग टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हामीसँग हुनुहुन्छ भानु थापाज्यू। भानु थापाज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर तपाईलाई पनि यो मञ्चमा। भानु थापाज्यू हुनुहुन्छ भारतीय किसान संगठनबाट। उहाँ इनफ्याक्ट लास्ट 17-18 इयर्स देखि नै फार्मर्सहरुसँग अलग अलग संस्थामा जुडेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ आफै पनि कृषक भएकोले गर्दामा उहाँको पर्सपेक्टिभ पनि हामी आज सुन्ने छौं कि फार्मर्स कसरी उहाँहरूलाई इफेक्ट हुन सक्छ है। अनि नमस्कार भानुज्यू, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आई थिंक भानुज्यूको नेट अलिकति डिस्कनेक्ट हुँदैछ है समय समयमा। र हामीसँग अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ विशिष्ट प्रधानज्यू। विशिष्ट प्रधानज्यू सिलिगुडीबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा गोर्खा एक्टिभिस्टको साथसाथै उहाँले अहिले धेरै ग्रासरुट लेभलमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। कोअपरेटिभ फार्मिङ्सको लागि अलग अलग हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकट्ठा गरेर कसरी चाहिँ नयाँ नयाँ फार्मिङ सिस्टमहरु गर्न सक्ने हैन, कसरी फार्मलाई प्रफिटेबल एउटा बिजनेस बनाउन सक्ने, त्यसमा उहाँले हेल्प गरिरहनु भएको छ। र विशिष्टज्यूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईलाई पनि यो मञ्चमा। थ्यांक यू। सो हामीले यो बिललाई लिएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला सोचेको कारण चाहिँ के हो भने हामी आफूले गोर्खाजहरुले भन्छौं कि हामी एउटा स्टेट बनाउन चाहन्छौं हैन। हामीलाई गोर्खाल्यान्ड एउटा सेपरेट स्टेट चाहिएको विदिन द टेरिटरी अफ इन्डिया। तर हामीले एउटा स्टेट बनाउनु हो भने एउटा स्टेट पनि त पोलिसिजमै चल्छ हैन, एउटा स्टेट पनि लजमै डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैकारण हामीले नेसनको जति पनि ल छ त्यसलाई पनि एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझेर त्यसको निचोड के हो त्यो हामीले थाहा पाउन सक्यौं भने चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो केटाकेटीहरूलाई पनि वन्स गोर्खाल्यान्ड ह्यापन्स उनीहरूलाई त्यो एउटा बेटर पर्सपेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो यो एउटा सानो कोसिस हो है। र म तपाईहरुको समक्षमा यो बिलको सानो सानो अंशहरु राखिदिने छु। सबैभन्दा पहिला अहिलेको एकदमै चर्चित बिल है भन्नु पर्यो हाम्रो द फार्मर्स बिल। धेरै अपोजिसन पनि छ है, कतिले यसलाई एकदमै पोजिटिभली पनि लिइरहनु भएको छ, कतिले भन्नुहुँदैछ कि यसले हामीलाई धेरै डिसएडभान्टेज पनि हुन सक्छ। तर जति नै कोसिसको बाद पनि धेरै के भन्नु एउटा कन्फ्लिक्टको बाद है, इनफ्याक्ट राज्यसभामा धेरै सांसदहरु सस्पेन्ड पनि भए यो बिलको विरोध गर्नेको खण्डमा हैन। नट फर अपोजिङ द बिल, तर रकस क्रिएट गरेकोले गर्दामा उहाँहरु सस्पेन्ड पनि भए। यो सब गरेर पनि फाइनली द फार्मर्स बिल हैज बीन पास्ड। अब यो फार्मर्स बिलमा चाहिँ तीनटा एसेन्शियल कम्पोनेन्ट्स हामीले देख्यौं है। एउटा चाहिँ तपाईको छ एसेन्शियल कमोडिटीज अमेन्डमेन्ट बिल भन्छ 2020 को है। तपाईको यो एसेन्शियल कमोडिटी भनेको जुन चाहिँ पनि हाम्रो जीविकाको लागि एकदमै जरुरी सामानहरु हुन्छ हैन, त्यो सामानहरु चाहिँ एसेन्शियल कमोडिटीजको लिस्टमा आउँछ। तर यो एसेन्शियल कमोडिटीज भनेको नयाँ कुरो हैन। एउटा एसेन्शियल कमोडिटीज बिल तपाईको 1955 देखिको यहाँनिर एक्जिस्टेन्स थियो। त्यो भन्दा पहिला यो एक्जिस्ट गर्दैन थियो है। त्यो भएर नै पहिला जति पनि तपाईले सामान चाहनुहुन्छ भने तपाईले तपाईको गोदाममा बाँधेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो, बन्द गरेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसको कुनै लिमिट थिएन हैन। केही लिमिट नभएकोले गर्दामा एउटा कुनै पनि मान्छेले
तपाईकोमा अनाज तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अनाज टनको टन तपाईले तपाईको गोदाममा बन्द गरेर राख्नुहोस्। बजारमा खाने मान्छेलाई चाहिँ जब अनाज छैन र उहाँहरूले जब देख्छन् कि अब हामीलाई चाहिँ एकदमै साह्रो परिसक्यो, त्यो अनाजको दाम बढेर जान्छ हैन, दाम बढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मात्रै अनाज बाहिर निकाल्ने केस हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्राइस म्यानिपुलेसन पनि हुने गर्थ्यो हैन। त्यो भएर चाहिँ 1955 मा एउटा इसेन्शियल कमोडिटिज एक्ट चाहिँ पास भएको थियो, जुन चाहिँमा चाहिँ भनिएको छ कि जति पनि इसेन्शियल कमोडिटिज छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टन अमाउन्ट भन्दा बेसी चाहिँ स्टोर गर्न सकिँदैन हैन। तपाईले एउटा लिमिट भित्रमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने बिना त्यो त तपाईको बिक्री बन्डा नै चल्दैन। तर एउटा चाहिएको भन्दा जरुरी भन्दा बेसी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नु हुँदैन हैन। त्यो एउटा ल थियो जुन चाहिँ पहिलादेखि नै चलिआएको थियो। तर यो जुन जुलाईमा एउटा अर्डिनेन्स पास भयो हैन, त्यो अर्डिनेन्समा चाहिँ इसेन्शियल कमोडिटिज एक्टमा एउटा ट्रान्सफर्मेसन भयो, एउटा चेन्ज भयो। त्यो चेन्जमा चाहिँ के गरिएको छ भने तपाईको इसेन्शियल कमोडिटी आइटम्समा पहिला त फुड ग्रेन्सहरु जति पनि थियो हैन, खानेको सामानहरु त्यसलाई इन्क्लुड गरिएको छ, तपाईको दाललाई इन्क्लुड गरिएको छ, तपाईको तेलको जुन चाहिँ पनि बिजनहरु छ त्यसलाई इन्क्लुड गरेको छ। पहिला एडिबल ऑयल्स इन्क्लुड हुन्थ्यो, खाने तेल हैन, सरसोको तेल, यो सबहरु इन्क्लुड हुन्थ्यो, अहिले इन्क्लुड गरिएको छ। र आलुलाई पनि इसेन्शियल कमोडिटिजमा इन्क्लुड गरिएको छ। तर अब यहाँनिर चेन्ज चाहिँ के भएको छ भने अकर्डिङ टु द न्यू अर्डिनेन्स 2020 तपाईको जुन चाहिँ त्यो एउटा लिमिटेसन थियो कि तपाईले एउटा सर्टन अमाउन्ट भन्दा बेसी चाहिँ तपाईले स्टकमा राख्न सक्नु हुँदैन हैन, तपाईकोमा होल्ड गरेर राख्न सक्नु हुँदैन, त्यो कुरो चाहिँ हटाइएको छ। अब चाहिँ खाली यदि तपाई युद्धमा हुनुहुन्छ या त कुनै आपतकालीन समस्या छ या त कुनै एउटा नेचुरल क्यालामिटी छ हैन, कुनै पनि अब अहिलेको तपाईले सिचुएसन हेर्नुभयो भने यो आपतकालीन सिचुएसन छ कोरोनाले गर्दामा है, या त तपाई लडाईमा हुनुहुन्छ, वारमा छ देश, त्यति बेला मात्रै गभर्नमेन्टले तपाईमाथि रिस्ट्रिक्सन्स राख्न सक्छ कि तपाईले यो भन्दा बेसी चाहिँ यो सामानलाई होल्ड गरेर राख्न सक्नु हुँदैन। यसैले इसेन्शियल कमोडिटिजको सेक्सनमा पनि धेरै अपोजिसन भयो यो बिलमा है। स्पेशली यसमा डर चाहिँ के थियो भने कि मान्छेहरूलाई कि होर्डिङ हुनेछ, सामानहरू लुकाएर राखिनेछ, त्यसले गर्दामा प्राइस म्यानिपुलेसन हुन्छ र चीजहरू ज्यादा दाममा साहुकारहरूले त्यहाँ पैसा भएको मान्छेले सस्तोको बेलामा किनेर राख्लान् अनि बादमा चाहिँ महँगोको दाममा बेच्लान् भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो डर थियो है। त्यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो तपाईको फार्मर्स बिलको सेक्सनमा है। अर्को सेकेन्ड तपाईको फार्मर्स बिलको सेक्सनमा छ द फार्मर्स इम्पावरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अग्रिमेन्ट अन प्राइस एस्योरेन्स एन्ड फार्म सर्भिस बिल अफ 2020। यसमा चाहिँ के गरिएको छ भने कि किसानहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले तपाईलाई इम्पावर गर्ने हैन, तपाईलाई सक्षम बनाउने। कसरी सक्षम बनाउने? तपाईलाई प्रोटेक्ट गरिएर। अब पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईले कुनै पनि सामान तपाईले रोप्नु भयो हैन, तपाईलाई आशा थियो कि तपाईले कालो दाल रोप्नु हुँदैछ, कालो दाल बिक्री हुने बेलामा 50 रुपैयाँ केजी बिक्री हुन्छ भनेर तपाईले त्यही हिसाबले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो। तर जब बेच्ने समय आयो, बेच्ने समयमा चाहिँ तपाईको दाल 30 रुपैयाँमा मात्रै बिक्री भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले एक्सपेक्ट गरेको, तपाईले सोचेको, तपाईले लगाउनु भएको लागत भन्दा धेरै कम्ती तपाईकोमा पैसा आयो हैन। अब यो जुन चाहिँ सेकेन्ड विधायक छ, यो सेकेन्ड बिलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अफशुट या तपाईको रिजल्ट चाहिँ के छ? कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको हैन। अब चाहिँ चाहियो भने कुनै पनि एउटा प्राइभेट फर्मले या मान्छेले तपाईसँग आएर पहिला नै तपाईसँग एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न सक्छ कि तपाईले यो एरियामा चाहिँ चामल रोप्नुहोस् या धान रोप्नुहोस् या एउटा कुनै पनि एउटा कमोडिटी रोप्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी यति रुपैयाँ केजी गरेर दिन्छौँ। र जब समय आउँछ तपाईले काटेर त्यो सामानलाई बेच्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले त्यति नै रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। सो अब तपाईलाई यो डर रहन्छ कि मैले यति रुपैयाँ पाउँछु भनेर सोचेर तपाईले खेती गर्नुभएको थियो, तर अब तपाईले कम्ती पाउनुहुन्छ। तर पहिला नै तपाईलाई भनिसकेको हुन्छ कि तपाईको यति रुपैयाँ चाहिँ तपाईले दाम पाउनुहुन्छ र त्यही दाम तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो भएर तपाईलाई एउटा सिक्योरिटी गरिएको छ हैन। यसमा चाहिँ एउटा सानो कुनै पनि डिस्प्युट भयो, कुनै पनि प्रब्लम भयो, त्यो प्रब्लमको सल्युसनको लागि चाहिँ तपाईले पहिला त त्यहाँनिर कन्सिलिएसन बोर्डहरु हुन्छ, त्यो कन्सिलिएसन बोर्डमा तपाईले त्यो कन्ट्र्याक्टको रेजोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्सिलिएसन बोर्डले गर्न सकेन भने चाहिँ तपाईले एसडीएम कोमा गएर त्यो चीजको रेजोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको सेकेन्ड पार्ट अफ द बिल थियो है। अब जुन चाहिँ थर्ड पार्ट अफ द बिल थियो यसमा पनि धेरै अपोजिसन्सहरु इनफ्याक्ट भएको छ, तर यसको बेनिफिट पनि कति छन् है, कति डिसएडभान्टेजेस पनि छ। यसलाई भनिन्छ तपाईको द फार्मर्स प्रोड्युस
ट्रेड एन्ड कमर्स प्रमोसन एन्ड फेसिलिटेसन बिल अफ 2020। यसमा चाहिँ किसानले गरेको उत्पादन जुन चाहिँ छ त्यसको व्यापार र त्यसको व्यवसायको निम्ति चाहिँ तपाईलाई एउटा आफैले प्रमोसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा तपाईको सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज चाहिँ के थियो भने कि तपाईले अब रिस्ट्रिक्सन छैन कि तपाईले उब्जाउनु भएको सामान चाहिँ एउटै आयातमा मात्रै बेच्नु सक्छ या एउटै मण्डीमा मात्रै बेच्नु सक्नुहुन्छ। तपाईले भारतभरिको कुनै पनि मण्डीमा गएर बेच्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईले चाहनु भयो भने त्यो ट्रेडिङलाई अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जुन चाहिँ पहिलाको मण्डीहरू थियो त्यो मण्डीमा चाहिँ जति पनि सामानहरू बिक्री हुन्थ्यो, हुनु त अहिलेसम्म एनएसएस को सर्वेको हिसाबले 6% मात्रै बिक्री हुन्छ अहिले पनि हैन। तर पनि जुन चाहिँ मिडल म्यानको सिस्टम थियो जुन चाहिँ मण्डीहरूबाट हैन बिक्री हुने हो त्यो चाहिँ हटाइएर तपाईले चाहनुभयो भने आफै पनि बेच्नु सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली कम्पनीलाई पनि बेच्नु सक्नुहुन्छ, कसै साउकालाई गएर आफै बेच्नु चाहनुहुन्छ भने पनि बेच्नु सक्नुहुन्छ। यो मण्डीमा तपाईलाई कम्ती दाम पाउनुहुँदैछ भने तपाईले अर्को मण्डीमा गएर पनि बेच्नु सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईको थर्ड पार्ट अफ द बिल थियो। अब यहाँनिर एउटा सानो टपिक जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ मात्रै धेरै डिस्कसन भएको छ है, त्यो चाहिँ हो तपाईको एमएसपी र प्री प्राइस कन्ट्र्याक्ट। अब एमएसपी भनेको चाहिँ के हो भने गभर्नमेन्टले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईलाई एउटा अस्योरेन्स दिन्थ्यो कि तपाईले चामल उगाउनु भयो भने या कुनै पनि कमोडिटी उगाउनु भयो भने कसैले किन्दाखेरि एउटा अस्योर कम दाम भन्दा कम्तीमा किन्दैन। स्पेशली गभर्नमेन्टले किन्दाखेरि तपाईको त्यो सामान एउटा फिक्स दाम भन्दा कम्तीमा चाहिँ किन्नु सक्दैन हैन। तर अब यो तपाईको जुन चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ द बिल छ त्यो हेर्नु भयो भने पनि त्यसमा पनि इनडाइरेक्टली तपाईले त्यो एउटा सिक्युरिटी पाइरहनु भएको छ, किनभने तपाईले उब्जाउनु भन्दा पहिला नै दाम त्यसको तय हुन्छ कि तपाईले यति रुपैयाँमा तपाईले बेच्नु सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यही हिसाबमा प्लानिङ गरेर तपाईको सामानहरूलाई तपाईको खेती उगाउनुहुन्छ हैन। तर एमएसपी र प्री प्राइस कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एमएसपीमा चाहिँ गभर्नमेन्टले तपाईलाई दिएको अस्योरेन्स हो, प्री प्राइस कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि एउटा बिजनेसको कम्पनीले आएर दिएको त्यो कन्ट्र्याक्ट हो है। एमएसपीमा चाहिँ तपाईको अप्सन थियो कि तपाईलाई आज दिएको दाम 50 रुपैयाँ थियो तर बजारमा यदि 70 रुपैयाँ या 80 रुपैयाँमा बिक्री हुँदैछ भने तपाईले गभर्नमेन्टलाई नदिएर अरु कतैनिर गएर 70 रुपैयाँ या 80 रुपैयाँमा पनि बेच्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर अब यो प्री प्राइस कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ तपाईले एकपल्ट भन्नुभएको छ कि म 60 रुपैयाँमा बेच्छु भनेपछि त्यो 60 रुपैयाँ भन्दा कम्ती दाम भयो भने पनि तपाईले 60 रुपैयाँमा बेच्नु पाउनुहुन्छ र त्यो 60 रुपैयाँ भन्दा बेसी दाम भयो भने पनि तपाईले बेसी दाम पाउनु हुँदैन, त्यो 60 रुपैयाँ नै पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको मेजर कम्पोनेन्ट्सहरु छ यो तपाईको फार्मर्स बिलमा हैन। यो तीनटा मेन कम्पोनेन्ट र सबसे डिस्कसनमा आइएको भनेको तपाईको यो एमएसपी र कन्ट्र्याक्ट प्राइसेस है। र सर हमारे जो पहाड़ के लोग हैं उनको सर आप अगर थोड़ा समझा सके, जो ये फार्मर्स बिल है इनका जो 3 कंपोनेंट्स थे वो मैंने नेपाली में हमारे अपने लैंग्वेज में हमारे फार्मर्स के लिए हमारे यूथ के लिए ये थोड़ा सा पक्ष रख दिया है। और जयशंकर जी गुप्ता जी अगर आप नेशनल पर्सपेक्टिव में बता सके कि एग्जैक्टली ये फार्मर्स बिल क्या है और इससे बेनिफिट या इससे डिसएडवांटेज या इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और क्या अच्छी बात है इसमें और क्या बुरी बातें आपको दिख रही है। सबसे पहले अंजनी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। दार्जिलिंग ड्रीम्स ने एक अच्छे विषय पे एक चर्चा शुरू की है। कायदे से तो इस विषय पे हमारे जो नेशनल चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको चर्चा करनी चाहिए थी, उसको बताना चाहिए था देश के लोगों को ये जो किसानों से संबंधित जो 3 बिल हैं इनका क्या है, क्यों लाया गया है और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है। लेकिन उनकी प्राथमिकता में किसान और उनकी समस्याएं नहीं है। हमारे टीवी चैनल रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारा बॉलीवुड जो है वो नशे के चक्कर में फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है, ये उनकी प्रायोरिटीज है। ये असल बात तो ये थी। अब देखिए ये पहली बार हो रहा है कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहती है, सरकार किसानों को कुछ देना चाहती है, लेकिन किसान उसे लेने को तैयार नहीं है। किसान देश भर में आंदोलन कर रहे हैं इन विधेयकों के खिलाफ, जो कानून बनने जा रहा है उसके खिलाफ। अब ये एक तरह से विघटन बना है, मतलब क्या कहा जा सकता है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों की भलाई कर रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि भैया अपनी ये भलाई अपने पास रखो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। क्यों?
क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जब सरकार बनी थी, उस समय कहा गया था कि किसानों की आमदनी जो है उनकी फसल के लागत को लेकर 1.5 गुना कर दी जाएगी। अब उसका वो इंतजार आज तक 6 साल में कर रहे हैं, आज तक तो उनको 1.5 गुना लागत मिली नहीं। किसानों की फसल के लागत को तय करने का कोई तरीका भी अभी तक ये सरकार नहीं निकाल पाई। क्योंकि देखिए फर्क क्या होता है, जब कोई कारपोरेट हाउस होता है तो वो अपनी लागत की जो गणना करता है, उस लागत में उसके ऑफिस का जमीन है, ऑफिस के फर्नीचर है, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है, वहाँ कंप्यूटर लगे होते हैं उसका खर्च है, फिर जितने कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह, उनके वेतन और भत्तों का खर्च है, ये सब जोड़ करके वो अपना लागत जोड़ते हैं, बनाते हैं। किसान के साथ ऐसा नहीं है। किसान एक तो पहली बार की अपनी जमीन की लागत को उसमें डालता नहीं है। वो जो खुद उसकी पत्नी और उसके बच्चे खेती में काम करते हैं, उसकी कोई लागत में जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ाव होता है तो क्या, सिर्फ बीज और खाद और पानी का, उसको जोड़ करके तय करते हैं कि उसकी लागत इतनी है, उसकी मिलना चाहिए। लेकिन उस पर भी अभी तक कोई भी 1.5 गुना लागत तो अभी तक मिली नहीं। तो जब लोग सवाल करना शुरू किए तो सरकार ने एक और जुमला फेंकने के चक्कर में ये नया विधेयक लाया है। ये तीनों विधेयक, पहले ये आपको मालूम होगा कि जून के पहले हफ्ते में अध्यादेश लाए गए थे और ये अध्यादेश में कहा गया था कि किसानों की आमदनी इससे दोगुनी हो जाएगी। और उन्हीं अध्यादेशों को कानून में बदलने के लिए मुझे लगता है कि ये जो मानसून सत्र संसद का बुलाया गया, वो उसी के लिए बुलाया गया था और कोई काम था नहीं इनके पास में। क्योंकि इस पूरे सत्र में आपने देखा होगा कि ये कोरोना के नाम पर क्वेश्चन आवर एक तरह से खत्म कर दिए गए, मौखिक सवाल पूछ नहीं सकते थे, शून्यकाल खत्म हो गए और किसी न किसी बात पे हंगामा खड़ा करके सरकार ने इस विधेयक को पास कराया। इसके अलावे भी 8-10 और विधेयक पास कराए गए, जबकि विपक्ष तो सदन में था ही नहीं। ये हिस्ट्री में पहली बार भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सांसद अगर कहता है कि साहब इस प्रस्ताव पे विभाजन करा लीजिए, तो सरकार हल्ला हंगामे के बीच में उस पर विभाजन कराने के बजाय, वोटिंग कराने के बजाय ध्वनि मत से उसको पास करार दे देती है। अब ये तो ये रहा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा में कुछ खोट था। विपक्ष चाहता था कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए ताकि अभी कोई हड़बड़ी तो है नहीं, जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलेगा। उसके बाद फिर आपका शीतकालीन सत्र होगा, फिर बजट सत्र होने वाला है, तो आप सेलेक्ट कमेटी में डालते, उसको विचार हो जाता पूरी तरह से। फिर जब कोरोना भी नहीं रहता तो इस पर चर्चा होती, बहस होती, फिर आप इसको पास कराते। लेकिन सरकार को एक हड़बड़ी है। सरकार चाहती थी कि जल्दी से जल्दी विधेयकों को पास करके कानून का जामा दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि कैसा लगता है अभी तक जो लग रहा है, ये किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने जो कारपोरेट क्रोनिक कैपिटलिज्म है, जो मित्र पूंजीपति हैं, अडानी हो चाहे अंबानी हो, आप देखिएगा कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है, कोई अध्यादेश लाती है या विधेयक पास करती है, उसके आगे पीछे अडानी या अंबानी का उस बिजनेस में दखल बढ़ जाता है। अब आपने किसान विधेयक का आया, अडानी फार्म्स की चर्चा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब खिलौने देसी खिलौनों का इस्तेमाल होना चाहिए, मुकेश अंबानी की कंपनी खिलौनों के व्यापार में आ गई। तो इस तरह से जो होता है, तो ये लगता यह है कि ये किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। अच्छा, जब आप विधेयक लाते हैं, ध्यान लाते हैं, उस पर एक व्यापक चर्चा होती है। किसानों के संगठनों से आप चर्चा नहीं किए, कभी किसी किसान ग्रुप से बात नहीं किया, कोई सेमिनार या संगोष्ठी नहीं कराई ताकि किसानों की बात भी आए कि हम वो क्या चाहते हैं और हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। अच्छा, और तो छोड़ दीजिए आप, ये जब अध्यादेश जून में लाए गए, उसके बाद से एक बार भी आपने एनडीए की मीटिंग में इस पर नहीं चर्चा की, कैबिनेट में कभी कोई चर्चा नहीं हुई इसके बारे में। नतीजा क्या हो गया कि अभी जब विधेयक लागू पास होने जा रहे थे, तो एनडीए का एक जो बहुत पुराना और बहुत ही भरोसेमंद एलआई था, अकाली दल, उसने विरोध किया। केंद्र में उनकी मंत्री जो है हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। उनका आरोप था कि साहब इस पर कभी भी एनडीए में कोई चर्चा नहीं हुई और सरकार में रहते हुए किसानों के हित के खिलाफ अगर कोई फैसला होगा, कोई काम होगा, तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। तो उन्होंने विरोध कर दिया।
अब नतीजा क्या हो गया साहब, पंजाब के किसान आंदोलित हैं, हरियाणा के किसान आंदोलित हैं, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित हैं, कर्नाटक में किसान आंदोलित हैं, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये विधेयकों को वापस ले लो आप। अभी विधेयकों को तो आपने इतनी बढ़िया ढंग से, हम सुन रहे थे आपकी बात नेपाली भाषा में, हमको उतनी तो समझ नहीं आती है लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, तो आपने बहुत करीने से बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब सवाल यही है, एक ही है कि जो आपने बनाया है, पहला ये बनाया कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो 1955 के उस कानून की जगह लेगा जिसमें सरकार के पास व्यापारियों और कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की जमाखोरी पर रोक लगाने, उसे सीमित करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार था। अब वो नियंत्रण हट जाएगा। मतलब ये है कि अब ये जो कंपनियां होगी, कारपोरेट सेक्टर होगा, किसानों से उस समय तो जाकर के सामान खरीद लेगा औने पौने दाम में, बाद में जब मोनोपोलाइज हो जाएगा तो उसको फिर वो अडानी के स्टोर्स में, अंबानी जी के स्टोर्स में जाकर के औने पौने दाम पे बेचना शुरू करेगा। एकदम एकाधिकार हो जाएगा उसका, सरकार का कोई भी अधिकार रहेगा ही नहीं उस पर। सिर्फ अकाल और युद्ध की स्थिति को छोड़ दिया जाए, अगर फेमिन आ जाए या युद्ध हो जाए तो उस समय आप जमाखोरी रोक सकते हैं, लेकिन अन्य परिस्थितियों में आप नहीं जमाखोरी रोक सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप किसानों के बीच में जाएंगे, औने पौने दाम में बातचीत करके किसी भी जमीन खरीद, खाद्यान्न खरीद लेंगे और उसको फिर अपने बड़े बड़े, आपके पास क्योंकि बड़े बड़े गोडाउंस हैं, उन गोडाउंस में आप उसको जमा रखेंगे। जमा करके जब, अब देखिए अभी भी क्या हालत है, अभी जैसे जब आलू उत्पन्न होता है तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में, मध्य उत्तर प्रदेश में 8 आने किलो कोई खरीदने वाला आलू नहीं मिलता है, और वही आलू जब हम दिल्ली में खरीदते हैं तो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए, इस समय 40 रुपए तक का भी रेट चल रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों ने टमाटर की फसल को सड़कों पे फेंक दिया, लेकिन आज वही टमाटर हम 80 रुपए से 100 रुपए दिल्ली में खा रहे हैं। तो अभी तो जब जमाखोरी का उस ढंग का कोई कानून नहीं है, तब अगर ये जमाखोरी से मुक्त हो जाएगी कंपनियां और कारपोरेट सेक्टर, तब ये कौन सा रंग दिखाएंगे, इसका क्या फायदा किसान को मिलेगा और क्या फायदा उपभोक्ता को मिलेगा, हम समझ सकते हैं इस बात को। फिर इसी तरह से जो है ये कह रहे हैं कि साहब किसान उत्पाद और व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक कि किसानों की अपनी उपज राज्य के बाहर भी जाकर बेचने की अनुमति देंगे। मतलब आप कहा है कि अब किसान कहीं भी चाहे तो जाकर के बेच सकता है। मतलब ये झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसान जब चाहे तब अपनी उपज को, अपनी फसल को जहां चाहे वहां बेच सकता था, उसमें तो कोई रोक तो थी नहीं। इसलिए ये जो कहना इनका है कि नहीं अभी हम एक ऐसा बना रहे हैं कि आप किसान जो है वो कहीं भी ले जाकर के बेच देगा, बड़ा ये सुनहरा सुनहरा गुडी गुडी दिखाई देता है। तो किसान को तो जैसे, मतलब मान लीजिए कि दार्जिलिंग का जो किसान है या सिलीगुड़ी का जो किसान है, वो किसान क्या बंबई में जाकर के सामान बेचेगा? अब जब सामान बंबई ले जाएगा तो उसको आने जाने का भाड़ा उसका कितना लग जाएगा? तो ये तो ऐसी ही बातें हैं बनावट। हाँ, ये जरूर है कि अंबानी जी के और अडानी जी के जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो जाकर के सिलीगुड़ी में अपना एक बड़ा सा स्टाल लगा करके वहां पे सारा माल खरीद लेंगे, खरीद करके जाके कहीं बेच देंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कहा जा रहा है कि एमएसपी की बात, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार कह रही है कि नहीं एमएसपी तो लागू रहेगा। भाई लागू रहेगा तो पूरे 3 जो विधेयक हैं, इन तीनों विधेयक में कहीं भी एक लाइन का जिक्र भी नहीं है उसमें। आपको इस बात का जिक्र कर देना चाहिए उसमें, एमएसपी लागू होगा, सरकार तय करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उससे नीचे कोई भी उद्योगपति या कोई भी कारपोरेट हाउस या कोई भी बिचौलिया या आढ़तिया कोई नहीं खरीदेगा। आज भी जब एमएसपी लागू रहता है तब भी जो है मंडी समितियों में भी जो होता है आमतौर पे वो किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। तो पहले तो सरकार को चाहिए था इंश्योर करना, अगर किसानों के भले के लिए सरकार सोचती है तो उसको इंश्योर करना चाहिए था कि जो एमएसपी वो लागू करती है, घोषित करती है, उस पर अमल हो, उससे कम में कोई खरीद ना सके। लेकिन ये तो आपने किया नहीं, और इस पूरे तीनों विधेयकों में से एमएसपी का जिक्र ही आपने गायब कर दिया। तो फिर ये कहने का मतलब क्या रह गया? अच्छा, मंडी समितियों का क्या है? जैसे अभी मैं आपसे बताऊं एक उदाहरण, एक दिन देख रहा था कि 2 लोग बैठे हुए थे, एक अपना आम रखा हुआ था, वो बेच रहा था, उसने रेट रखा था 20 रुपया, उसके बगल में एक आदमी आके बैठ गया, उसने बेच दिया 10 रुपए।
तो उस दूसरे वाले ने क्या किया कि उसने अपने पलटी पलट करके 20 की जगह पे 5 रुपए का रेट रख दिया। तो बगल वाले ने क्या किया कि 5 रुपए दे करके उसका भी सामान खरीद लिया अपने पास। और जब उसने खरीद लिया, उसके थोड़ी देर बाद उसी आम को, उसी फसल को वो 20 रुपए की तख्ती लगा करके बेच रहा है, और वो दूसरा वाला आदमी उसकी तरफ निगाह करके देख रहा है। तो यही होने वाला है। आज जो एपीएमसी में तो टैक्स भी लगते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स भी लगते हैं, उनका रेट तो थोड़ा ज्यादा रहता ही है। उसके बगल में जो बिचौलिए खड़े होंगे, ये कारपोरेट हाउस, अडानी और अंबानी के लोग खड़े होंगे, अग्रवाल के लोग खड़े होंगे, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग करेंगे कि एपीएमसी से थोड़ा ज्यादा रेट दे करके सामान खरीद लेंगे, और जब सामान खरीद लेंगे उसके बाद जब उनके पास मोनोपोलाइज हो जाएगी और उसकी जमाखोरी होर्डिंग कर लेंगे वो, तब जब बेचने शुरू करेंगे तो उसकी फिर महंगा कीमत मांगेंगे, फिर कोई जवाब नहीं है। सरकार का कोई दखल चूंकि जमाखोरी पर भी नहीं रहेगा और एमएसपी का भी नहीं रह गया, तो उनके ऊपर तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप देखिएगा कि घुमा फिरा करके एक कंपनी राज लाया जा रहा है। फिर दूसरी है कि जो एक अनुबंध खेती की बात की जा रही है कि साहब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, बड़े फार्म्स होते हैं। हमारे यहाँ तो 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनकी खेती होती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे उम्मीद करेंगे? कहाँ कहाँ जाकर के आप करेंगे? ये सारी चीज, सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में अगर कोई खोट नहीं था, अगर आप सरकार के मन में किसी तरह की बेईमानी या बदमाशी नहीं थी, तो इसको सार्वजनिक विषय चर्चा के विषय में क्यों नहीं लाया? पहले सरकार में चर्चा करते, पार्टियों के अंदर चर्चा करते, अपोजिशन से भी बात करते, किसान संगठनों से बात करते कि साहब हम इस तरह का एक प्रपोजल ला रहे हैं जो किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसा न करके आप क्या अंधेरे में बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विभाजन के आपने चोरी से इस विधेयक को पास करवाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई संदेह है। और पिछले 6 वर्षों में किसान की बात नहीं करेंगे आप, बाकी क्षेत्रों में भी जितने सरकार के फैसले हुए हैं, नोटबंदी से लेकर के जो भी हुए हैं, ये सारे के सारे कारपोरेट हाउसेज को फायदा पहुंचाने के लिए खेल है। इसलिए ये है अब सरकार, अभी भी सरकार के पास मौका है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में 42,000 किसान और छात्र जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट यही है, जब किसान लड़ाई लड़ रहा है तो बेरोजगार उसका साथ नहीं दे रहा है, छात्र युवा उसका साथ नहीं दे रहा है। जब छात्र और युवा और बेरोजगार लड़ाई लड़ता है तो किसान अपने घर में बैठ जाता है। दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर तीनों चारों सब लोग मिल करके, जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वो सब लोग मिल करके अगर कोई आंदोलन करेंगे, तब शायद इस सरकार के कान पे जूम देंगे। क्योंकि किसानों की पिटाई आपको पता होगा, इस कोरोना के काल में भी जहां लोग डर रहे हैं, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, किसान हजारों हजार की संख्या में अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना को चैलेंज करते हुए भी सड़कों पे जा रहा है, आंदोलन कर रहा है। और ये सरकार कह रही है कि नहीं, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो भाई भ्रम फैला रहे हैं, अकाली दल की नेता को आप समझाओ ना, हरसिमरत कौर मान को समझाओ ना आप कि इसमें कहां से भ्रम है। उनको आप समझा रहे हो, एनडीए के लोगों को समझा नहीं रहे हो, किसानों से आप बात नहीं कर रहे हो, किसी को बुला करके आप बात नहीं करना चाहते हैं। मनमाना जो आपके मन में आ गया वो आपने कानून बना दिया, लागू कर दिया। तो ऐसे तो बात चलने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो यही है, फिर आप देखिए आगे बढ़े तो। जी गुप्ता जी, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो विधेयक पास हुआ है, इसमें कहने को तो ये बोला जा रहा है कि फार्मर्स के लिए या किसानों की आमदनी दुगनी या तिगनी हो जाएगी इसकी बात, है ना। लेकिन किसानों से ही बात की नहीं गई है, उनसे चर्चा इतना हुआ नहीं है, किसान जितने भी संगठन है उनसे उतना बात नहीं हुआ है। तो हम एक किसान संगठन से ही हैं, हमारे भानु थापा जी हैं हमारे साथ, तो भानु थापा जी से थोड़ी सी राय ले लेते हैं। भानु थापा जी, आप तो किसान संगठन से ही हो, भारतीय किसान संगठन से हो आप, तो आपकी राय में इस बिल का क्या महत्व है? और स्पेशली जो दार्जिलिंग में लोग रहते हैं उनका तो छोटा छोटा फार्म्स होता है, हाम्रो में त अब एकदमै सानो सानो फार्म्सहरू छ हैन, सानो सानो उयोहरू छ, फार्मिङ जग्गाहरू छ कि यत्रो ठुलो ठुलो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ टन्स त हामीले बेच्ने कुरा आएन। र तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ भानुज्यू कि यो बिलले हामीलाई कस्तो पाराले इफेक्ट गर्छ? हाम्रो सानो सानो जति पनि फार्मर्सहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ यो बिलले? नमस्कार। हेलो, हजुर हजुर सुन्नुहुँदैछ?
ज्यू आभारज्यू सुन्दैछु। विशेष जुन 3 बिल पास भयो यसको सम्बन्धमा भारतीय किसान संघबाट पनि धेरै लेखाजोखा हुँदैछ र जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुरा उठ्दैछ यो चाहिँ विशेष के छ भने किसानमाथि पनि डिपेन्ड छ कि हाम्रो जमिन अरूलाई दिने कि खोज गर्ने र अहिले जुन किसिमको सारा भारतमा जुन आन्दोलन चलिरहेछ विभिन्न किसान संगठनहरूले प्रतिवाद गरिरहेछ र भारतीय किसान संघको जो अधिकारीगण दिल्लीमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको निर्देश अनुसार नै हामी विभिन्न प्रान्तमा काम गर्दैछौँ र हालैमा जो समर्थन मूल्यमाथि जो बातचित भयो एमएसपी र यो पनि हाम्रो भनाइ छ इसकी कानुनन गारंटी मिल्नी चाहिए यो कुरो चाहिँ डिक्लेयर हुनुपर्ने केन्द्र सरकारबाट जो भएको छैन। विशेषतः न्यूनतम समर्थन मूल्यको यसको एउटा कानुनन गारंटी हुनुपर्ने पाउनुपर्ने किसानले र यो माथि हाम्रो केन्द्र सरकार समक्ष प्रेस वार्ताको माध्यम होस् पत्रकार होस् यो काम हाम्रो सारा भारतमा चलिरहेछ र आज केन्द्र सरकारले जुन भन्छ किसान की आमदनी दोगुनी होगी यसको लागि त अब केन्द्र सरकारले विभिन्न किसान संगठनको जो कार्यकर्ताहरू छन् यिनीहरूलाई राखेर एउटा योजना बनाउनु पर्ने सारा भारतमा र जुन आज अवस्था छ जुन हाम्रो खेती गृहस्थी चलिरहेछ जुन किसिमको हामीले केमिकल व्यवहार गरिरहेछौँ यसले गर्दा आज धेरै किसानको जमिन बन्जर भएर खाली पडिरहेको छ। सायद यही जमिन देखेर विभिन्न बडे बडे कम्पनीहरू कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको लागि सायद विभिन्न गाउँमा उसको मान्छे छोडिसकेको होला यो पनि हामीलाई धारणामा आइरहेछ र अब यहाँ कुरा उठ्छ हामी आफ्नो जमिन बचाउनु साथै परिवार बचाउनु हो भने यानी खुद को किसान को अगर बचना चाहता है परिवार को भी अगर बचाना है तो हमें हर एक प्रांत में किसान को आपस में बातचीत करके खेती का काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जो एमएसपी का बात चल रहा है प्राय किसान को पता ही नहीं है एमएसपी क्या है। कोई तो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया कोई फिर टीवी देख के बोल रहा है विरोध चल रहा है तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। हर एक किसान को चेतना यानी जन चेतना की जरूरत है। इसके लिए अभी विभिन्न संघ संस्था मिलकर केंद्र से भी आपसी तालमेल रखकर विभिन्न संघ संगठन की जो अधिकारीगण है उनको ही हम लोग की तरफ से यही सुझाव रखते हैं जो अभी परिस्थिति हुआ जो 3 बिल पास हुई इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी कानून गारंटी मिलनी चाहिए। ये चीज क्यों घोषणा नहीं हुई इसीलिए अभी हम लोग पत्रचार कर रहे हैं और आशा करते हैं भारतीय किसान संघ की जो अधिकारीगण है ये लोग भी काम में लगे हुए हैं और बहुत प्रस्ताव पारित करके भी अगस्त का पहले ही सबमिट किया गया था। तो केंद्र सरकार के भी कर्तव्य है अगर किसान की आमदनी दुगनी देखनी चाहती है किसान को सचमुच उन्नत कराना है अगर किसान को उन्नति हुआ तो अपना जो भारत कृषि प्रधान देश है ये भी उन्नत होगा। और इसके लिए आशा करते हैं अपना जो भारतीय किसान संघ की अधिकारी है केंद्र सरकार की जो कृषि विभाग है इन सबको भी बैठकर परामर्श करके किसान हित के लिए अच्छा कानून पास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विष्णु थापा जी है दूसरी बात है
जी जी हजुर हजुर भन्नुहोस् हाँ, जी दूसरी बात जो अभी खेती का बता रहे हैं कि कहीं के सामान कहीं लेके भी बेच सकता है, ठीक है। जैसा अभी सुनने में आया किसान रेल शुरू हुआ, तो अभी कहीं का सामान कहीं के लेके बेचना है, तो मैं तो जानता हूं कि किसान का जमीन उसका फैक्ट्री है, ठीक है। किसान खेती करता है, छोटा जमीन हो बड़ा जमीन हो, तो मेरा भी इच्छा है किसान को ऐसा अच्छा सा प्रोडक्ट करे, जो प्रोडक्ट कहीं पे लेके बेच सकता है, लेकिन उसका क्वालिटी ठीक होना चाहिए। तो हमारे जो पहाड़ क्षेत्र है, चाय बगान छोड़कर प्राय 90% किसान ही जैविक खेती करते हैं। तो इनका जो सामान है अभी कुछ बाहर भी जा रहा है, तो आशा करते हैं अगर किसान हम लोग एक होकर आपस में मिलजुल कर बातचीत करके अगर हम लोग जैविक के ऊपर में ध्यान देंगे, तो निश्चय ही जो किसान की इनकम अगर दोगुनी न हुआ अभी, तो शायद सामान बेचने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। ज्यू थ्याङ्क यू सो मच है विष्णु थापाज्यू, तपाईँले राखिदिनु भएको पक्षमा। हामी फेरि फर्केर आउँछौँ भानु तपाईँसँगमा। थापा, भानु थापा, सॉरी सरी माई मिस्टेक, भानु थापाज्यू। सॉरी अनि सॉरी भानु थापा, भानु थापाज्यू माई नेम हजुर इज भानु थापा। हजुर हजुर सरी मेरोबाट गल्ती भन्नुहोस्। भयो। अनि भानु थापाज्यू, तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँले पक्ष राख्नुभयो है, त्यसमा हामी फेरि फर्केर आउँछौँ। र साथसाथै हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ विशिष्ट प्रधानज्यू है। विशिष्ट प्रधानज्यू किनभने सिलिगुडीमा बसेर उहाँले धेरै अरू ट्रेडर्सहरूसँग पनि काम गरिरहनु भएको छ है, फार्मर्सहरूसँग पनि काम गरिरहनु भएको छ। र विशेषज्यू, तपाईँलाई के लाग्छ कि यो जुन चाहिँ विधेयक पास भयो है, ये जो अभी विधेयक पास हुआ है, उससे जो मिडल मैन है और उससे जो वहां पे व्यवसाय करने वाले आड़त के भी तो लोग कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके ही वहां पे बैठे थे, स्टोरेज यूनिट्स बनाए थे, उन्होंने भी जी लोगों को हेल्प करने में, एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए सोच के अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे। तो अब उन पे कैसा असर होने वाला है इससे? साउंड नहीं आ रहा। सबसे फर्स्ट गुप्ता जी, भानु जी, आप लोग का प्रतिक्रिया मैंने सुना एंड म अलिकति विषयले नेपालीमा बोल्छु न, आई विल स्पीक इन योर। यो फार्मर्स बिल एकदम कन्टेसियस बिल छ, अन्त त्यसमा अब पास त भइहाल्यो, तर त्यसमा बहुत विरोध पनि भयो। तर म यो बिललाई त्यसको विश्लेषण, त्यसको के भन्छ, त्यसको मेरिट डिमेरिट हेर्नुभन्दा अगाडि के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ बेसिकली हाम्रो हिल्समा नम्बर वान, स्पेसली दार्जिलिङ, कालिम्पोङ हेऱ्यो भने हाम्रो ल्यान्ड होल्डिङ त्यति हेभी छैन कि हेक्टर्समा छैन। हामी मोस्टली हाम्रो फार्मर्सहरू स्मल फार्मर्स, स्मल ल्यान्ड ओनर्स। अन्त त्यसमा अब नम्बर वान यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड, हाम्रो एरियाजमा एपिएमसी भन्ने मैले सुनेको। अब यो बिल भारतभरि लागू त अब हुन्छ, अब हुन्छ होला। तर हाम्रो हिल्सको पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने हामीले हाम्रो हिल्सको फार्मर्सहरूलाई के गरे, हाम्रो हिल्सको फार्मर्सहरूलाई हामीले कसरी सपोर्ट गरे। यो इन्डिया एउटा ठुलो भूभाग हो, देश हो। इन्डियामा अब ठुल्ठुलो फार्मल्यान्ड्सहरूलाई मात्रै हेरेर पोलिटिक्स गर्नुपर्ने छ। तर हाम्रो पर्सपेक्टिभमा यो बिल पास भएको नभएको एउटै हो। किनभने न त एउटा क्याटेगोराइज एपिएमसी छ जहाँ हामीले गएर आफ्नो सामान दिनु सक्छ, या एमएसपी भनेको धेरैले त भर्खर सुन्दै होला एमएसपी भनेको के हो। तर बिललाई अब बिलको जो
स्पेसली अब फार्मर्सहरूले अब स्पेसली आइएम कमिङ टु कन्ट्र्याक्ट। अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ के हुन्छ भने चाहिँ अहिले एउटा लिगलाइज कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्नु ट्राई गर्छ। तर एज हामीले हाम्रो पहाडमा हिलमा स्पेसली जो स्पाइसेसहरू हुन्छ, कार्डमम, जिन्जर, यिनीहरूको मात्रै खरिदारी हुन्छ। यिनीहरूको मात्रै खरिदारी अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ बेसिकली गाउँ बस्तीमा जसले उगाउँछ त्यहाँको एउटा लोकल ट्रेडर हुन्छ, उसले अलरेडी गएर उसलाई पैसा दिन्छ, उसले उगाउँछ, त्यो प्रकारले हुन्छ। अब अलिकति म कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट के देख्न चाहन्छु भने त्यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङले चाहिँ अब अभियसली अब कस्तो छ भने हाम्रो यङ एन्टरप्रेनर्सहरू जो अहिले एकदम हाम्रो सिलगढी सरी के भन्छ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा एकदम दे आर कमिङ अप, अन्त उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एडभान्टेज दिन्छ। किन एडभान्टेज दिन्छ भने चाहिँ उनीहरू डाइरेक्टली गएर दे क्यान ह्याभ अ टाइअप विथ द फार्मर्स। अन्त त्यो फार्मर्ससँग टाइअप गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ बेसिकली फ्रम सीडदेखि लिएर टेक्निकल सपोर्ट लिएर रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर सबै उनीहरूले गर्नु सक्छ। तर यो म अब नयाँ एन्टरप्रेनर्स या मिडियम साइज एन्टरप्रेनर्सहरूलाई कुरा गर्छ। तर नाउ कम्स द थ्रेट दैट लाइक अघि हाम्रो गुप्ताजीले भन्यो कि अगर अंबानी अदानी आएगा तो हम लोग कहाँ रह जाएंगे, तो वो एक डाउट, तो वो उसके बारे में क्या करना है वो पता नहीं है। शायद हमें के लिए शायद मोस्ट प्रोबेबली जब हाम्रो आफ्नै स्टेट हुन्छ त्यति बेला हामीले आफ्नै पोलिसिज बनाउन सक्छ। जबसम्म अब गोर्खाल्यान्ड सायद जब हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीलाई सायद अब जे हुँदैछ कन्ट्रीबाट हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। अन्त हामीले यो चिजलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ। नाउ कमिङ टु द फार्मर्स, म उहाँसँग एम्पथाइज गर्छु किनभने एक्चुअली अहिले हेऱ्यो भने फार्मिङमा कसैले इन्ट्रेस्ट दिँदैन। मोस्टली हेऱ्यो भने अघि भानु दाजुले भन्दै थियो कि पाँचो छ, जग्गा जग्गा जमिनहरू पाँचो छ। हुनु पनि ठिकै हो किनभने आजको युथ त अब सबै मोस्टली हम लोग का जो यूथ है तो बाहर जा रहा है बिकॉज फॉर एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि फार्मिंग करके क्या होगा, कुछ एक दो पैसा भी नहीं आता है। वो इंटरेस्ट हम लोग को जगाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट मेरे को लगता है कि ये सच काइंड ऑफ डिस्कशन इधर ही हम लोग का आगे बहुत दिख रहा है। दे आर लाइक अभी अभी नया स्टार्टअप है, पुराना स्टार्टअप है लाइक नॉक एंड लाइफ एंड लॉट अफ अदर स्टार्टअप दे आर हाम्रो यता माइल क्राफ्ट फ्रम कालिम्पोङ। नौ यिनीहरूले एकदम राम्रो काम गर्दैछ। यिनीहरू ग्रासरुटसँग गएर गाउँ बस्तीहरूलाई एवेयर गरेर अल दिस के भन्छ उनीहरूकोबाट प्रडक्ट लिएर नयाँ मार्केटमा हाल्दैछ। नौ बट यसमा डाउट चाहिँ के छ भने चाहिँ इफ बिगर कम्पनीज दे कम इन हाउ विल दे प्ले, किनभने हाम्रोमा त्यस्तो रिसोर्सेस हुँदैन उनीहरूसँग कम्पिट गर्नु, या त त्यस्तो के भन्छ नेटवर्किङ हुँदैन। नाउ कमिङ ब्याक टु वाट भानु दाजुले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हामीले फार्मर बिललाई जति पनि हामीले के भन्छ त्यसको डाइसेक्सन गर्यो, त्यही पोस्टमर्टम गर्यो, हेर्नुहोस् हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा हेर्नु पर्यो। आज हामीले एपिएमसीको कुरा, बाइपास एपिएमसी बिल, अब एपिएमसी कहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो एपिएमसी पाहाडबाट आएर इस्कुस मात्रै त इस्कुस र एक दुईवटा सामान त यहाँ सिलगढीको एपिएमसीमा आउँछ, अरू चाहिँ कहाँ आउँछ? अरू त सबै होल्ड गरिहाल्छ। हाम्रो त्यहाँ क्यास क्रप्सहरू हुन्छ लाइक जिन्जर, कार्डमम। अब त्यो त अब आज तपाईँले भन्नुहोस् मलाई के भन्छ 100 टन मलाई कार्डमम चाहियो भनेर साह्रो पर्छ किनभने यार सो मेनी So I think that was one major criticism also हैन APMC जुन चाहिँ बिल छ त्यसमा कि जुन चाहिँ एउटा पुरा पालन त्यो कन्ट्रोल गर्ने छैन। मलाई के लाग्छ भने चाहिँ या प्लिज गो अहेड, सरी। हेलो सरी, गो अहेड। मैले सुनेको थिएन। तिम्रो अलिक अडियो प्रब्लम हुँदैछ कि? हेलो, हामीलाई त आवाज आउँदैछ तपाईको, तपाईले सुन्नु हुँदैछ? अच्छा नो हैन, मलाई के लाग्छ भने चाहिँ हामीले यो बिललाई बेसी के भन्छ साह्रै यो किनभने हामीलाई हाम्रो के भन्छ हाम्रो हिल्सको फार्मर्सहरूको कन्सर्न प्रब्लम्सहरू डिफ्रेन्ट, एकदम डिफ्रेन्ट। हाम्रो हिल्सको के छ भने चाहिँ सबसे फर्स्ट त यो के भन्छ हाउ डु वी मेक आवर के भन्छ फार्मर्स मोर प्रोडक्टिभ, त्यो छ। त्यहाँदेखि एउटा चिज चाहिँ के गर्नु सक्छ भने चाहिँ यो सायद अलिकति
तिनी एड पनि गर्न सक्छ त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट सिस्टम यो कन्ट्र्याक्ट सिस्टमलाई चाहिँ न्यू एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रीवे दिन सक्छ न्यू एन्टरप्रेनर्स नाउ आइ एम नट टकिङ अबाउट capitalist or entrepreneur, I mean, capitalist big companies where they come and take out the whole of the land and all. I'm talking about local entrepreneurs. So, उनीहरूलाई चाहिँ advantage के हुन्छ उनीहरूले directly farmers-हरूलाई गएर with the help of अन्त के भन्छ उनीहरूले गएर they can always get in touch with the farmers or a cluster or a FPO and अहिले म हेर्दैछु FPO फर्मेसनमा पनि बहुत काम हुँदैछ. Our FPO formation is kind of a new form of farming where a lot of farmers are into group like a cooperative, but they run like a independent. They are not under the review of the government. They run like as an independent body. So this ma both advantages सक्छ. तर फेरि अब जबसम्म सरकारले एउटा प्राइस क्यापिङ राख्दैन त्यति त्यो प्राइस क्यापिङ राख्नु बहुत जरुरी किन जरुरी छ फेरि ठुल्ठुलो उयो के भन्छ कम्पनीजहरू आएर खाइदिन्छ हाम्रो स्मल जो एन्टरप्रेनर्सहरू न्यू एन्टरप्रेनर्सहरू छ विथ लिमिटेड बजेटहरू छ उनीहरूलाई कसरी एडभान्टेज. So basically we have to look into protecting these new entrepreneurs also. How to अन्त जसले चाहिँ अब they have come back from where they were working, they have come back to their land and they want to do something good for themselves as well as for the welfare of people. त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम जोड ध्यान दिनुपर्छ. नाउ अझै अर्को चिज चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो पहाडमा जे पनि उग्छ त्यो मेडिसिनल हो त्यो हर्बल हो. अन्त हामीले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा त मोस्टली टी गार्डन्सहरू छ. अब टी गार्डन 100-2 इयर्सको टी गार्डन्सहरू छ. त्यसमा पनि अब जस्तो फर एक्जाम्पल 15% अफ द ल्यान्ड टुरिज्मलाई दिनु सक्छ भने चाहिँ के 5% अफ द ल्यान्ड हाम्रो के भन्छ लेबर्सहरूलाई एग्रिकल्चर गर भनेर सक्छ. I think that this is the one thing that we can always do. Now, second thing is that हाम्रो कालिम्पोङ वानमा अलरेडी जैविक खेती राम्रो हुँदैछ. हामीले यो जैविक खेती हामीले गर्यो भने यसको मार्केट डिफरेन्ट मार्केट यो मार्केटको भ्याल्यु अन्त हामीले हिल्समा प्रड्युस गरेको हामीले भ्याल्यु पाउँछ. अन्त आई गेस when I look into the farmers bill, yes, they are plus point. We have seen the ruckus in the parliament also. But for a reason like our hills, Darjeeling hills, Kalimpong hills, हामीले आफ्नो पोलिसिज हाम्रो के भन्छ हाम्रो हिसाबले बनाउनु पर्छ. आई थिंक त्यो जब पोसिबल हुन्छ जब हाम्रो आफ्नै ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड लाग्छ. सो अंजलि आई रेस्ट माय केस ओभर. थैंक यू. थैंक यू सो मच जय विशेष यू. अनि साथ साथ सर हमारे जो अभी विशेष जी ने जो पक्ष रखा है उनके हिसाब से वो बता रहे हैं कि हमारे वहां पे तो वैसे अगर देखा जाए तो ये जो विधायक है जो फार्मर्स बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे देश में, अगर हम दार्जिलिंग को देखा जाए तो वहां पे तो कुछ असर इसका होने वाला भी नहीं, क्योंकि हमारे वहां पे इतनी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर है कि कोई भी विधायक आप कुछ भी पास कर लो वहां तक पहुंचने में ही वो विधायक के हाथ पैर ही टूट जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब राइट्स ही नहीं है तो बिल का क्या करेंगे हम. तो उनका ये कहना है. उनका दूसरा एक पक्ष है जो बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे और आई थिंक सोचने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर हम यहाँ पे सारा कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो कॉम्पिटिटिव मोनोपोली टाइप्स हो जाएगी और यहाँ पे तो जिसके पास पैसा है वही सबसे अच्छा बिडिंग कर पाएगा और सबसे अच्छी खेती की जो जमीन है वो ले लेगा. और हमारे यहाँ पे अभी जो पिछले 10-12 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारे यंग जनरेशन के जो लड़के हैं या यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को वो लोग ऑर्गेनाइज करके एक नया इनिशिएटिव करें. जैसे हमारे यहाँ पे एक बैम्बू में करते हैं, उनका माइल क्राफ्ट करके है, एक रिम्बिक फ्रेश करके एक है जो एक पर्टिकुलर विलेज है रिम्बिक, उनके विलेजेस को ऑर्गेनाइज करके वहां की ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रस्तुत करते हुए से अलग अलग संगठन है जो मनी ट्रस्ट के थ्रू भी वो इनिशिएटिव हो रहे हैं. लेकिन ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे जब अंबानी और अदनानी अगर यहाँ पे एंट्री कर ले या फिर पतंजलि भी अगर यहाँ पे एंट्री कर लेगी तो ये छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सिक्योरिटी का क्या होगा. उनका ये पक्ष था, क्योंकि वो नेपाली में रख रहे थे तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता रही हूँ.
और साथ साथ में मैं ये जो चर्चा हो रही थी ना, मैं उस पर सोच रही थी कि जितनी भी अभी एपी जितनी भी मंडियों का बात हुआ, टैक्सेस हटाने का बात हुआ, तो उससे मुझे आप तीनों से ही ये जानना था कि अभी जो अपोजिशन हो रहा है, कहीं ये अपोजिशन इसलिए तो ज्यादा नहीं हो रहा है कि स्टेट की तरफ रेवेन्यू कम हो रहा है और सेंट्रल की तरफ पैसे ज्यादा जा रहे थ्रू जीएसटी या थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम जो भी हुआ है, और अब जो आयातों में जो टैक्सेस स्टेट लेवी कर रही थी वो भी अब लेवी करना कम हो जाएगा, तो उनके स्टेट के पास डिस्पेंस करने के लिए पैसे तो और भी कम आने लगेंगे, और जितने भी पैसे आएंगे जीएसटी के थ्रू रूट होके सेंट्रल से आएंगे। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, हम इंडिया को नॉर्मली एक नेशन नहीं बताते ना, हम बोलते इट्स अ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग प्रांत साथ में आके हम एक नेशन बने। और ये फेडरलिज्म पे आपका क्या राय है कि ये जो नए लॉज जो आ रहे हैं, वेदर इट इज लेबर बिल, एग्रीकल्चर बिल, जीएसटी, नोटबंदी, ये सब जितने भी हुए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, गवर्नमेंट सिस्टम का, उस पर क्या असर हो रहा है? राज्यों को उनका हिस्सा तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार का रही उसके पास पैसा ही नहीं है, तो देगी कहाँ से वो तो एक अलग इशू है। कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी कानून बना रहे हैं ये मैंने जैसे शुरू में ही कहा, और अभी भानु थापा जी जो भारतीय किसान संघ के हैं, उन्होंने भी जो बताया, जो हम जो कह रहे थे कि किसी को भरोसे में नहीं लिया, मतलब भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान विंग है, और बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक प्रमुख संगठन है। तो जब भारतीय किसान संघ को भी आपने भरोसे में नहीं लिया, किसी किसान संगठन को आपने भरोसे में नहीं लिया, किसी राजनीतिक दल को आपने भरोसे में नहीं लिया, संसद को आपने भरोसे में नहीं लिया, और आपने कानून बना दिया, तो इससे न तो किसान को फायदा होने वाला है, न छोटे व्यापारी को फायदा होने वाला है। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को होने वाला है और मल्टीनेशनल्स। देखिए, अभी एक चीज आप भूल रही हैं कि जब वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ जाएंगी सामने, अब वो फ्लिपकार्ट को ले लेंगी और किसको करेंगे, क्या करेंगे, तो इन्होंने जो एफडीआई कर दिया है 100% खुदरा क्षेत्र में भी, तो खुदरा क्षेत्र में जब वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अब उनमें आपस में होड़ लगेगी, तो शुरू में तो ये लोग ऊंचे ऊंचे दाम दे करके किसानों को लुभाएंगे। बाद में जब मोनोपोली हो जाएगी, जब एपीएमसी खत्म हो जाएंगी या आड़तिये जब खत्म हो जाएंगे, तब ये लोग मोनोपोलाइज करके अपने हिसाब से फिर वो किसानों से अपने मुंह मांगे दाम पर खरीदेंगे। शुरू में तो किसानों के रेट पे लेंगे ये, लेकिन बाद में ये करेंगे कि अपने मुंह मांगे जो भी तय कर दिया कि भाई आपको देना हो तो दो, नहीं जाओ, तो जाएगा कहाँ किसान, क्योंकि एपीएमसी तो रहेगी नहीं, आड़तिया तो रहेगा नहीं, तो किससे सामान खरीदेंगे। तो एक तो जो खुदरा व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उनका नष्ट हो जाएगा पूरा, किसानों की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। और जैसे आपने ना कहा कि हिल एरियाज में पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है, तो वैसे ही हालत उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे बहुत, उनके लाभ कैसे मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तब होती है जब कोई बड़े लोग होते हैं ना, तो वैसा तो कुछ है नहीं। तो सीधा सीधा इसका यही है, सरकार के पास अभी भी मौका है कि आपको अगर किसानों की चिंता है, किसानों की बेहतरी आप करना चाहते हैं, एक तो आपने 6 सालों तक उनको उल्लू बनाया, कभी 1.5 गुना लागत देने की बात कही, कभी आपने कहा कि उनकी आमदनी को 2 गुना कर देंगे, 2 गुनी कमाई हो जाएगी। मुंह से बोलने में तो कुछ, जमीन तो उसकी चिंता तो आपको है नहीं। आपको चिंता इसी बात की हो रही है, देखिए ये पूरा कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इकोनॉमी हमारी डूब रही है, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनियों का मुनाफा कितना पहुंच गया, अडानी जी का कितना पहुंच गया, कहां से कहां चले गए वो, उनके बारे में तो उनको कोई कोरोना का संकट नहीं, किसी और चीज का संकट नहीं है, क्योंकि सरकार की सारी नीतियां, सारे फैसले कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। अनिल अंबानी जैसे आदमी को आपने राफेल का सौदा दे दिया था, अनिल अंबानी की कंपनियां दिवालिया होने के कगार पे हैं और सरकार का पैसा लेके बैठे हुए हैं, दे नहीं पा रहे हैं। तो जो आप फैसला करते हैं, कोई ना कोई अंबानी, कोई ना कोई अडानी उसके पैसे में घुस जाता है, बिजनेस में वो घुस जाता है, वो पता लगता है कि उसको हो रहा। अभी ये फोटो आया था कि साहब एक तरफ इफ्को का फार्म हाउस है,
फिर वही अडानी फार्म हाउस है, अडानी का फार्म बन गया। तो इसलिए एक बार जरूर है कि बात करें अपोजिशन को लेकर के या किसानों को लेकर के। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि आप किसानों के भले के लिए बात कर रहे हैं और किसान कह रहा है कि नहीं आप हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो सड़क पे आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, जान दे रहा है। तो उस पर कभी न कहीं आपको विचार करना होगा। और फेडरल स्ट्रक्चर की बात तो है ही है, वो तो जिस तरह से राज्यों के मतलब यहाँ तो वन मैन वन नेशन वन सब कुछ वन होने वाली बात कर रहे हैं ना, तो वो तो आपकी प्राथमिकता में तो वो एक अलग बहस का विषय है। भाई छोटे राज्य बनाइए, छोटे राज्यों को और ज्यादा अधिकार दीजिए ताकि पहाड़ के लोगों को गोरखालैंड की बात करने की नौबत ना आने पाए। तो ये सब चीजें हैं, जब तक आप सम्यक ढंग से देखेंगे नहीं कि देश के सारे हिस्सों सम्यक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो विकास की जो किरणें हैं वो दिल्ली के आसपास में ही सेंट्रल विस्टा और ये विस्टा फिस्टा बनाने में ही लग जाएगी कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के चाय बागानों में भी उसकी रोशनी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ये देखना तो केंद्र की बात है ना। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से देख करके आपको पूरे देश को एक निगाह से देखनी होगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो जेडीयू शासित हो, चाहे बीजेपी शासित हो। लेकिन अगर इस तरह से आपका भेदभाव करेंगे और सोचेंगे कि उसको कमजोर करने के लिए कुछ कर दिया जाए, उसको बदनाम करने के लिए कुछ कर दिया जाए, इस सबसे तो देश चलता नहीं है ना। तो लेकिन वही है कि आप बीच बीच में कोई ना कोई एक जुमला उछाल देते हैं, जुमला उछाल करके ताकि उसी में आप डरते उछलते रहिए, फिर अपने और रास्ता निकाल लेंगे आप जी। लेकिन गुप्ता जी आपको ये भी तो है ना कि जो किसानों का पहले से भी हालत तो खराब ही थी और पहले था कि जो आप उसको सुधार करना चाहिए। देखिए एपीएमसी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी, बिचौलिया सिस्टम जो था वो भी गलत था, लेकिन उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए था, उसको दुरुस्त करना चाहिए था। उसको दुरुस्त करने के बजाय आप उसको खत्म करके फिर नई एक प्रणाली लाएंगे और वो प्रणाली सीधे की सीधे कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाएगी। ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। मतलब अगर हमारे हाथ में किसी उंगली में कोई प्रॉब्लम है तो हम हाथ को काट देंगे, ऐसा इलाज तो नहीं होना चाहिए ना। उंगली का इलाज होने चाहिए। उंगली में कहीं ऑपरेशन करना है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए। एपीएमसी में जो भी गड़बड़ियां हैं या बिचौलिया सिस्टम है, आढ़ती सिस्टम है, जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ करके आप उसको दूर करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कहीं अगर गलत था तो उसको एक्शन लीजिए, लेकिन उसको खत्म करके आप एक ऐसी प्रणाली लाना चाहते हैं। अच्छा, वही मैं बार बार कर रहा हूँ। देखिए पहले भी था, किसानों को कहीं पर भी अपना सामान बेचने को कहीं रोक नहीं थी, किसी को रोक नहीं थी। आपने जमाखोरी विधेयक क्यों ला दिया? एसेंशियल एक्ट जो संशोधन किया आपने, तो जमाखोरों को अनुमति क्यों दे दी कि वो लोग जमाखोरी कर सकेंगे, स्टॉक होल्डिंग कर सकेंगे? इसका मतलब साफ यही है ना। किसानों के लिए तो पहले चला था कि साहब ग्रामीण इलाकों में बिजली जाएगी और कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, वो लोग अपना फसल अपना रखेंगे, उसमें रख करके उनका काम होगा, लेकिन वो सब खत्म हो गया। वो सब आप कहीं कुछ करने ना चाहते नहीं है। तो ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं इनके यहाँ तो अपना जनरेटर चला करके बड़े बड़े अपना बना लेंगे, वहां स्टॉक होल्डिंग कर लेंगे, बिजली उनको मिल जाएगी। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, अब दिल्ली और बंबई में जितनी बिजली रहती है, क्या सिलीगुड़ी में भी रहती है क्या? या हमारे बिहार के अंचलों में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंचलों में भी उतनी बिजली रहती है क्या? तो फसल कैसे सुरक्षित रहेगी? उसके लिए कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तो बनाना पड़ेगा ना। कम से कम अभी भी सरकार के पास मौका है। भारतीय किसान संघ को ही बुला लो, भानु थापा जैसे लोग हैं इनको बुला करके इनसे बात करो कि भाई आपके इलाके में डेवलपमेंट कैसे होगा, किसानों को फायदा कैसे होगा, इसके बारे में इन लोगों से तो चर्चा करो। कि आप अडानी और अंबानी के साथ बैठ करके, उनके लोगों के साथ बैठ करके, हमारा रेल मंत्री जो है जिस ढंग से वो कारपोरेट हाउस की तरह से चलाते हैं पूरे को, रेलवे बेच रहे हैं आप, एयर इंडिया बेच रहे हैं आप, सारा का सारा लगातार बेचे चले जा रहे हैं। खेती आप बेच देंगे, किसानी बेच देंगे, जमीन भी लोग बेच करके भागेंगे, तो फिर रहेगा कैसे? कौन चलाएगा इस देश को? जो गुप्ता जी जो अभी बता रहे थे ना भानु जी, मैं आपके पास उसी पक्ष को लेके आ रही हूँ कि जो ये जब एपीएमसीज वगैरह हट जाएंगे, जितने आरात है, मंडी है, वो हट जाएंगी। और जैसे तपाईले भन्नुहुँदै थियो हैन कि सरी भानु थापाज्यू डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ है, उहाँ जोडिन्जेलसम्म है। विशिषज्यू तपाईकोमा म आउँदैछु है। विशिषज्यू, दार्जिलिङमा जति पनि ट्रेडर्सहरू छ, फार्मर्सहरू छ, सबै नै स्मल स्केल ट्रेडर्सहरू छ है। अहिले त उहाँहरूले मन्डीमा ल्याएर सामानहरू राख्नु हुँदै थियो हैन, ल्याएर सामानहरू बेच्नु हुँदै थियो। अब त्यो मन्डीमा एउटा स्टोरेज सिस्टम पनि थियो, तर यदि त्यो स्टोरेज सिस्टमको फेसिलिटी मन्डीजबाट हटाइयो र यदि उहाँहरूले कमिसनै पाउनु भएन हैन, जो मंडी में काम करते हैं उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, कमीशन ही नहीं मिलेगा,
तो वो स्टोरेज सिस्टम तो मेंटेन करेंगे नहीं। अब इससे हमारे पहाड़ों में भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मंडी बंद हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे भी तो लोगों के पास ऐसे जगह तो है नहीं कि वो लोग स्टोर करके रखते हैं, और अगर मंडीज हट ही जाएंगे तो इस सिचुएशन में भानु जी आपको क्या लगता है कि हमारे पहाड़ों के जो छोटे छोटे जो कृषक है उनको क्या इफेक्ट होगा जब मंडी हट जाएगी और आपके लिए बेचने के लिए जगह है ही नहीं सामान को, और आपके पास घर में जगह नहीं है कि रखने के लिए, आप कहाँ रखोगे? तो आपको क्या लगता है कि क्या असर होगा हमारे वहां के फार्मर्स को, या फिर आपको लगता है कि हमारे हिल्स के फार्मर्स को इसका कुछ असर नहीं होगा? आई थिंक भानु जी फिर से या विशिष्ट, network problem. yeah, there is a bit of a network problem. So यहाँ पर ये एक ना निर्मल जी से एक कमेंट आया है, उनके पक्ष से मैं ये आपको पढ़ के सुना देती हूँ। निर्मल शर्मा जी बता रहे हैं कि इसेंशियल्स कमोडिटी शायद कमोडिटी एक्ट has been amended because the production of rice and wheat has increased by 10-fold and pulses by 4-folds. We are exporting these, then importing it like we used to before. And storage have been given limits except for those involved in the value addition. And if there is an extreme situation like famine or pandemic or price rise due to this, the government can again list these items in the essential commodities. Okay. सो निर्मल जी का कहना है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज का जो होर्डिंग का जो एक्ट था उसको हटाया इसलिए गया है क्योंकि जो राइस और जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और उनको रखने के लिए, संभालने के लिए वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो एक एक्सपोर्टेबल आइटम हो गई है। और ये क्योंकि एक्सपोर्ट होती है तो अगर हम इसको स्टोरेज करके नहीं रखेंगे और होल्ड करके भी नहीं रखेंगे तो ये लोग ये फिर कहाँ पे बेचेंगे ना, इस वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास हुई है। और निर्मल जी, एम आई मिसिंग एनीथिंग आउट? निर्मल जी, आपको, आप लोगों को क्या लगता है? भानु जी, आपको लगता है कि ये सही है क्योंकि व्हीट और गेहूं और अनाज का खेती तो जी, जिस तरह से धान और गेहूं का जो उत्पादन है इसके लिए तो स्टोरेज सिस्टम तो बहुत जरूरी है। जी जी। और दूसरी बात है, जब तक एमएसपी का कानूनन समर्थन मूल्य जो बातचीत चल रहा है, कानूनन और गारंटी नहीं मिला तो हर एक आदमी सोचता है जैसे मेरे पहाड़ में LIC क्या हुआ, इसका तो कोई MSC सिस्टम है नहीं। तो 1500 2000 जब दाम बढ़ा तो हर एक किसान ने क्या किया, धान खेती सब्जी खेती को खत्म करके LIC में चला गया। तो हम लोग सोचते हैं MSP जो है इसको कानूनन गारंटी मिलना चाहिए, तब जाके आदमी को जहां पर जैसा उपजाऊ होता है वो खेती करेंगे। तो अभी दिखाई पड़ रहा है धान और गेहूं का जिस तरह से केंद्र सरकार ने दाम दिया 1770 तक का पर क्विंटल, तो अभी हर एक आदमी धान खेती गेहूं खेती कर रहा है, लेकिन इसका स्टोरेज का बहुत जरूरी है। तो जब तक ये चीज नहीं होगा तो अपना अनाज जो ये भी नष्ट होते ही जाएगा। निर्मल जी बोल रहे हैं MSP is an administrative provision and not a legislative provision. Yes, MSP में एक्चुअली मैं वही निर्मल जी में और बाकी श्रोताओं के लिए भी पहले मैं ये MSP का और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का इसलिए मैं स्टार्टिंग में रख रही थी कि MSP ना होने की वजह से भी बहुत ज्यादा अभी क्या बोलते हैं डिबेट्स चल रहे हैं और इस बिल का अपोजिशन भी सबसे ज्यादा ये MSP मेंशन ना होने की वजह से भी है। अब इसमें दो पक्ष हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि MSP वो हटा नहीं रहे और फार्मर्स बोल रहे हैं कि वो MSP को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, इस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो दोनों की पक्ष सही भी है। MSP उन्होंने ऑफिशियली हटाया नहीं है क्योंकि MSP कोई भी लॉ के अंतर्गत नहीं था, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन की एक निम्नतम प्राइस तो फार्मर को मिलना ही चाहिए किसी भी चीज को अगर वो बेचना चाहे तो, उसके ऊपर अगर वो बिकता है तो वो ठीक है, लेकिन उसके नीचे कोई भी दाम में वो खरीद नहीं सकता, ताकि ये ना हो कि एक जो फार्मर है, किसान है, अपना पूरा मेहनत लगा के से आलू उगाए और बाजार में जब बेचने जाए तो 2 रुपए केजी आलू बिक रहा है ना, एक फिक्स्ड प्राइस जिससे नीचे हम खरीद नहीं सकते हैं।
लेकिन अगर आप एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको इतने रुपया मिलेगा, कि 10 रुपए केली करके मिलेगा या 20 रुपए केजी करके मिलेगा। आप उसी हिसाब से आपकी ईयर की इनकम भी प्लान कर सकते हो कि मेरे पास अगर 10 टन की खेती होने वाली है और इतने रुपए के किताब से वो मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मेरा सालाना आमदनी जो है इस खेती से इतना आने वाला है और इसको मैं ऐसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये एक प्लानिंग सिस्टम उनका हो सकता है। लेकिन प्री प्राइस में सबसे दिक्कत मुझे यही लगी कि आप अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो तब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहती कि आप ज्यादा दाम में बेचो, क्योंकि आपने सामान को तो पहले ही बेच चुके हो, आप दाम उसके पहले ही लगा चुके हो और आपने बोल दिया है कि मैं तो 50 रुपए में ही आपको दूंगी। अगर कल वो 100 रुपए का होगा तो भी आपको 50 रुपए में ही देना है, वो चाहे तो बाद में जाके 100 रुपए में बेच सकते हैं। ये आई थिंक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है। लेकिन एमएसपी को आई थिंक अभी हटाया नहीं किया है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो एमएसपी वैसे भी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, क्योंकि तब आपको मिनिमम प्राइस का अश्योरेंस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कॉर्पोरेट्स दे रही है। अगर एमएसपी में अगर आप देखोगे तो मिनिमम प्राइस जो होता है, सबसे कम जितना दाम आपको मिलना चाहिए, वो एक गवर्नमेंट दे रही है। और जो मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी कॉर्पोरेट्स आते हैं, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जैसे कि गुप्ता जी बता रहे थे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है और उनको अभी जो आमदनी हो रही है उससे काफी ज्यादा भी मिलती है, क्योंकि जब वो आके इतने बड़े स्केल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी खेती तो बहुत अच्छी तरह से प्लान हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप 5 साल 6 साल बाद आपके पास कुछ और बचा नहीं होता है और आपके पास कहीं और बेचने के लिए साधन ही नहीं है, और तब वो बोलेंगे कि नहीं जी आज से मैं इतने दाम में नहीं लूंगा, आज से मैं कम दाम में लूंगा, तब भी आपके पास जाने का रास्ता नहीं बचेगा। ये डर और ये फियर है आई थिंक अभी फार्मर्स के में। लेकिन अगर समझा जाए तो मेरे हिसाब में ये लगता है कि जो विधायक जो पास हुआ है एक तरह से उसमें बेनिफिट्स भी हैं, जो कि अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और सही तरह से बाद में काम में लाया जा सके तो उससे फायदे भी होंगे। जैसे आपको मिडिलमैन के थ्रू नहीं जाना है ना, आप एक तरह से आजाद भी हो रहे हो कि आपको किसी इसी ही मंडी में बेचना नहीं है। अगर जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम अगर आप देखा जाए तो आप चाहो तो अगर सिक्किम में कुछ और मंडी बनता है तो आप सिक्किम में भी जाके बेच सकते हो। वैसे अभी तो वैसे हम सिलगुड़ी भी जाते हैं, तो आप चाहो तो बाकी और मंडियों में भी बेच सकते हो इफ इट इज पॉसिबल। और एक और चीज मुझे इस विधायक में अच्छी जो लगी थी वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो फंडा है। आई थिंक विद द यंग हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इसका हम बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग अब आपको कहीं जाके फिजिकली पहुंचानी नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन एक जगह में बैठ के दूसरी जगह में बेच भी सकते हो और वो ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्गेनाइजेशन भी आप कर सकते हो। निर्मल जी ने फिर से कुछ भेजा है, farmers have the choice now whether they can sell the produce in the mandi। Yeah, I think we've covered that। Yeah, हाँ जी विशिष जी कुछ आपको कुछ रखना था? एमएसपी में एक पॉइंट में क्या रखना चाहता हूँ, एमएसपी में एक्चुअली एक पॉइंट क्या रखना चाहता हूँ कि बाईपास बिल है, तो मैं एमएसपी को तो एक्चुअली हटाया नहीं गया है, बट ऑप्शन दिया है कि आप जा सकते हैं। मैं फिर अभी गुप्ता जी भानु को भी एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ एंड एमएसपी तो अभी एक फार्मर प्रोडक्शन मंडी में आप प्रैक्टिकली अभी मंडी ना जाओगे तो ये ऐसा कुछ फॉलो होता है। आप जाओ उधर ट्रेडर्स लोग जो अभी ऑलरेडी बना हुआ जो है वैसे भी और एमएसपी तो वैसे प्रैक्टिकली कोई फॉलो करता नहीं मेरी। बट फिलहाल आई मीन चलो बिल आया है बोल के सब एमएसपी ये इसके बारे में सबको सब बात कर। एनीवेज ऑलवेज वाज अ ब्रॉड स्टफ, बट एनीवेज अभी एक ऑप्शन दिया है। नाउ मेरा एक क्वेश्चन यही है, जैसे कि तो मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, हाउ डू वी shield ourselves from big companies? विशिष जी बहुत ही ऑडियो इंटरप्ट हो रहा है आपका, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अब क्लियर आ रहा है। हेलो, नाउ कैन यू हियर? अब क्लियर आ रहा है। या इसमें अगर ये डिफाइन किया जाता है कि इस जगह पे आप
ये एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग का ये करेगा बोल के, हाँ तो क्या बोलते हैं अभी कैपिटलिस्ट इसमें तो अभी तो का ज्यादा दम है वही काम कर सकता है, बट जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है तो लोग के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन करने के लिए होता तो आई थिंक दैट वुड हैव Right. So I think what we can बट एमएस के पास कोई फॉलो करता था। एनीवेज बड़ा बड़ा स्टेट में डेफिनेटली फॉलो होता है, बट हम लोग के सिस्टम का प्रोसेस स्पेसिफिक सच होता So I think the contract will be equivalent. Kapu ji कुछ बोल रहे हैं, the contract will be made by corporates in their interest and farmers won't have. Yeah, I think that is true that when the corporates, अगर कुछ corporate अपने लिए करें तो अपना ही benefit सोच के ही करेंगे, farmers का benefit तो वो बाद में ही सोचेंगे. That's the reason it is a profitable organization, क्योंकि वो अपने लिए profit बनाना चाहते हैं ना. अगर वो farmers के लिए बनाना चाहते तो वो non profit organization ही होते, तो वो तो obviously बात है. एंड आई थिंक जो ये सत्यजीत सर जो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही बात है कि ये बिल तो बन गया है, सारे प्रोविजंस भी बन गया है, लेकिन इस बिल में कोई भी एक सेफ्टी नेट सिस्टम जो फार्मर्स के लिए है वो इनग्रेन्ड दिखा नहीं है कि अगर कुछ हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे. आई थिंक इसमें एक और मुझे थोड़ा सा फार्मर्स के डिसएडवांटेज में ये लगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती भी है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में कुछ डिस्प्यूट होता है, से कि आपको बोला गया था कि आपकी खेती से सामान खरीदा जाएगा 60 रुपए में, लेकिन इसमें ये नहीं है कि इतने टन खरीदना ही पड़ेगा, उसमें सिर्फ प्राइस की बात है कि आपको इतना दाम मिलेगा. उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको इतना सामान जो प्री डिटरमाइंड है उतना खरीदना पड़ेगा. अमाउंट इज नॉट डिस्क्राइब्ड, ओनली द प्राइस इज डिस्क्राइब्ड इस बिल में. तो बाद में अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो इसमें रेजोल्यूशन देने वाली जो बॉडी है, एक तो आपकी कॉन्सिलेटरी बॉडी रखी गई है जो कि मंडियों में जो भी बंदे होंगे वो आके साथ में ये मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर ये नहीं होता है तो ये रेजोल्यूशन के लिए जाता है एसडीएम के पास, और एसडीएम इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना. वो ही इज नॉट अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, या वो उसको तो किसी को रिप्लाई देना सच नहीं है, नहीं है किसी को भी, बिकॉज इज एन एम्प्लॉय. तो अगर रेजोल्यूशन अगर उनको बाद में चाहिए होगा तो शायद रेजोल्यूशन ढूंढने में उनको शायद दिक्कत हो सकती है फार्मर्स को, क्योंकि जितना में हमारे भी एरिया, जैसे मैं खुद भी सुरुक समथार से आती हूँ, अगर मैं सुरुक समथार के एरिया में अगर सोचूंगी कल के दिन में कोई बड़ा सा कंपनी आके कुछ डिस्प्यूट होता है तो वहां के जो लोकल पंचायत तो लोग चले भी जाएंगे, लेकिन एसडीएम जो कालिम्पोंग में रहता है वहां पे आके विजिट करना हो, या फिर एक बंदा जो कि मिरिक का है और मिरिक का जो कुछ डिस्प्यूट होगा, एक मिरिक के छोटे से गांव में डिस्प्यूट कुछ होगा तो वो मिरिक के एसडीएम में के साथ आके वो रेजोल्यूशन करे. आई डोंट थिंक कि फार्मर्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना नॉलेज या फिर इतना एक्सपोजर भी होता है कि वो आके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उनके साथ ये सब सॉल्व कर सके. इस चीजों में आई थिंक कॉर्पोरेट्स देर आर मच मोर सैवी, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को कैसे हैंडल करना है, वो बहुत क्षेत्र में कर चुके होते हैं. इस वजह से आई थिंक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो होगा उसमें भी बाद में जाके दिक्कत हो सकती है. और शायद अगर वहां के पंचायत बॉडीज इंक्लूड होते इन सम काइंड ऑफ कैपेसिटी, कि पंचायत भी कुछ तरह से हेल्प कर सकते थे अगर ये कुछ भी इशू होता है उस इशू को रिजोल्यूट करने के लिए, अगर पंचायत भी इन्वॉल्व होती तो पंचायत में कम से कम पंच को तो फिर से इलेक्ट होना था ना वहां पे, वो तो फिर भी लोगों के लिए अकाउंटेबल होता है तो वो लोगों के लिए पहले सोचेगा. लेकिन एसडीएम जो बैठा हुआ है वो तो किसी को अकाउंटेबल है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो जॉब है, हद से हद ट्रांसफर होगी, उसको कहीं पे इलेक्शन तो लड़नी है नहीं. तो वो लोगों का सोचने से पहले वो शायद पहले कॉर्पोरेट्स का ही सोचे और अपना ही सोचेगा, और इस वजह से थोड़ा फार्मर्स का भी इस चीज में डिसएडवांटेज हो सकता है, जैसा भी कई लोगों का सोचना है इस विषय में. तो आई थिंक इसको अगर हम नेट देखा जाए तो जो कोशिश की गई है वो तो पॉजिटिव ही की गई है, लुकिंग एट दी एडवांटेजेस और जो सिचुएशन है करंटली. बट जो इंटरैक्शन होना चाहिए था एक फार्मर के बीच में और जो गवर्नमेंट के बीच में आफ्टर द डायलॉग, अगर ये विधायक पास होता और फार्मर्स के साइड से भी कुछ ऐसे
बेनिफिशियल और सेफ्टी नेट्स अगर डले होते तो उससे शायद और ज्यादा फायदा हो सकता है। और जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि मतलब किसान इससे लिबरेट हो रहे हैं और इससे आजादी मिल रही है, आजादी किस हद तक मिलेगी वो तो आई थिंक हमको 1-1.5 साल के बाद ही पता चलेगा, जब ये एक्चुअली में इन इफेक्ट होगा। क्योंकि जब कुछ भी विधायक बनती है और वो विधायक एक्चुअली में जब जमीन में आके इम्पैक्ट करती है, उसमें काफी चेंजेस हो जाती है। और लॉ जब आके गांव घर तक पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। तो आई थिंक अभी के लिए वी कैन स्टॉप द डिबेट बिकॉज वी आर जस्ट रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सेइंग, है ना। और मुझे स्पेशली हमारे जो यंग जनरेशन के लड़के हैं या एंटरप्रेनर्स है, लड़कियां हैं जो नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि कोई भी लॉ सही हो या गलत हो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कम से कम वो डिस्कस करने की प्रथा स्टार्ट होनी बहुत जरूरी है। हमें जितने भी लॉज बन रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। वो सही है कि गलत है वो तो बाद में भी उसका कुछ ना कुछ जो अभी पास हुई है वो जब तक आएगी उसमें कुछ ना कुछ बफर स्पॉन्जेस लग के ही आएंगे जब वो आएंगे। लेकिन अगर हम लोग जो यंग जनरेशन के हैं, इस जनरेशन के लोग हैं, सच्ची में मेरा ये मानना है कि सच्ची में यदि हम अलग स्टेट बनाना चाहते हैं और सच्ची में हम चाहते हैं कि हमारा एक गोरखालैंड अलग राज्य हो जो कि एक प्रदेश हो भारतवर्ष में, और प्रदेश किसी भी प्रदेश को आप देखो वो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पार्लियामेंट्री बिल्स, ऑर्डिनेंसेस इसी सब से ही चलता है। तो इस चीज के ऊपर डिस्कशन होना और किसी भी टाइप का डिबेट होना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप उस बिल में सहमत भी हो सकते हो और ना सहमत भी हो सकते हो, वो आपकी एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक ओपिनियन रखना बहुत ही जरूरी होता है और वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना जरूरी है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस होते रहे, है ना। तो जयशंकर जी, आप जाने से पहले कुछ मैसेज हमारे हिल्स के बच्चों को देना चाहे, हिल्स के यंग एंटरप्रेनर्स को देना चाहे? नहीं, देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े, और जैसा आपने कहा बहुत अच्छी बात कही है, वो उस पर अमल होना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो बार बार जो गोरखालैंड है उसकी समस्याओं से मैं परिचित हूँ, जानता हूँ, मैं सवाल को उठाता भी रहा हूँ, लगातार आप लोगों के मंच पर भी आकर के बोला है मैंने। तो बात तो एक समस्या है, उस समस्या को कहीं ना कहीं देखिए, देश अगर दिल्ली है तो फिर तो नहीं चलेगा। देश पूरा का पूरा, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषाएं, यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के निवासी हर प्रदेश में हैं, चाहे जहां भी हैं, किसी को भी किसी तरह का कष्ट नहीं होने पाए, तो उसकी समस्याओं को अगर आप समाधान करेंगे, उसकी समस्याओं पर आप सोचेंगे, सिर्फ मुंबई और दिल्ली को अडानी अंबानी तक ही अपनी गतिविधियों को केंद्रित रखेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। तो फिर जगह जगह से इस तरह की मांगे उठेंगी, गोरखालैंड की बात उठेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की बात आएगी, हरित प्रदेश को बनाने की बात आएगी, बुंदेलखंड को बनाने की बात आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहां की समस्याओं पे कभी आपने ध्यान दिया नहीं। जब भी कभी कोई बात होती है, कोई बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, तब तो नेशनल मीडिया दार्जिलिंग या गोरखालैंड की इश्यूज को कवर करेगा या बुंदेलखंड के इश्यूज को कवर करेगा। लेकिन बुंदेलखंड में लोग पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाते हैं, पीने का पानी भी नहीं पहुंच पाता है वहां पर। तो वो समस्या आपकी समस्या नहीं बन पाती है। वहां जब कुछ बड़ी घटना होगी तब आप फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो जो दिल्ली से बैठ करके आपको एक ऐसी दूरबीन रखनी होगी तो सारे देश को एक तरह से देखे, एक ही निगाह से देखे, सबको एक साथ देखे और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास करे, उनका विकास करे, उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने में अपना योगदान करे। मेरे ख्याल से तो यही है। और वहाँ के लोग काफी स्पोर्ट्समैन है, एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ के लोगों में, वो आगे आएंगे, काफी अच्छा रहेगा और भविष्य बहुत सुनहरा होगा। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों के साथ में है, और जब भी कभी मौका होगा आपके बीच हम रहेंगे। बिल्कुल, थ्याङ्क यू सो मच गुप्ताजी, थ्याङ्क यू। और भानु थापाजी तपाईँ जानुभन्दा अगाडि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई या केही बताउन चाहनुहुन्छ? मुख्य कुरो त के छ भन्दा किसान को एकजुट होना पड़ेगा। किसान की जो परिवार है अभी खेती छोड़ रहे हैं, कारण क्योंकि जिस तरह का
माने केमिकल वगैरह, रासायनिक खाद, कीटनाशक और जो विदेशी बीज, ये सब का चलते में अभी किसान की जो आय दिन दिन घट रहा है। दूसरी चीज, चलें? अब किसान का जो स्थानीय बीज था, जैसे हमारे कालिम्पोंग, अभी दिख रहा है किसान के हाथ में अपना धान का बीज है, सब्जी का बीज है, अपना खाद है। तो इसके लिए इसको और बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए किसान को इकट्ठा होना पड़ेगा, आपस में बातचीत करना पड़ेगा, तब जाके अपना जमीन का भी संरक्षण कर सकता है। इसलिए भारतीय किसान संघ का भी चाहना यही है, हर कोई जैविक खेती करे, किसी विदेशी कंपनी के ऊपर में डिपेंड करना ना पड़े, जो अपना स्रोत है, रिसोर्स है, उसी को व्यवहार करे। तो इसके लिए केंद्र सरकार की जो आज बार बार बोल रहे हैं कि शायद 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का जब बात चल रहा है, किसान की आमदनी दोगुनी थी नहीं, दिन का दिन घटेगा। तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो हमारे बच्चे हैं वो भी खेती करना छोड़ देंगे। तो इसलिए किसान की जरूरत है वो सचेत हो, उसको जागना पड़ेगा। अपनी जमीन जो है वो अपना फैक्ट्री है, इसको कैसे बचाना है, कैसे प्रोडक्ट करना है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि एमएसपी जो कानूनन गारंटी मिलनी चाहिए, डिक्लेयर कर दे। आज सिलीगुड़ी मंडी में अगर मेरा इलायची 500 बिकता है, तो मैं कल हो सकता है दिल्ली लेके जाऊं। अगर दिल्ली में 400 बोल दिया तो किसान क्या करेंगे? इसलिए सही बात। कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। अगर डिक्लेयर कर दिया तो सारे किसान सोच समझकर खेती करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही। थ्याङ्क यू सो मच भानु थापाज्यू। अनि विशिषज्यू, तपाईँ जानु अगाडि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? श्योर गुप्ता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सलाह किया है। एंड मैं एक्चुअली अभी जैसे बात कर रहे थे तो अभी एक दिक्कत भी है, फॉर एग्जाम्पल लॉ तो बच गया, लॉ को तो अभी पार्लियामेंट के अंदर ही रिपेल हो सकता है, बट अभी वो तो बन नाउ एटलीस्ट हिल का जो फार्मर्स लोग है जो अभी खेती कर रहा है, आइदर जैविक खेती कर रहा है, बट आई थिंक मेरे को क्या लगता है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो है, जैसे फार्मर्स और एकर्स का जो फॉर्मूला एक है, तो बेसिकली वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसे, आई थिंक दैट माइट बी गुड सोल्यूशन। बिकॉज क्या होगा, उसमें एक जन का ओपिनियन नहीं रहेगा, एक सब जन का ओपिनियन रहेगा, एक वोट रहेगा, जो वो लोग पारित करेगा कि हाँ दिस इज द राइट प्राइस, दिस इज नॉट राइट प्राइस। आई सी सम सोल्यूशन टू इट, बट अगेन लाइक आई मीन कौन सा भी लॉ इट हैज टू बी डिबेटेबल, डिबेट करना जो जरूरी है। एंड ये हम लोग को ये डिबेट का क्या, हम लोग ने ये फार्मर्स लॉ के बारे में किया है, तो देयर आर अदर लॉज लाइक लेबर लॉज, जो आप लोग का भी क्या बोलते हैं, बहुत प्रिवलिंग इश्यूज है, तो के बारे में हम लोग डिस्कशन करता रहना पड़ेगा। एंड मैं अंजनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गुप्ता जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मानसी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और आप लोग आकर ये डिस्कशन पार्टिसिपेट किया। एंड थैंक यू अंजनी फॉर हैविंग अ गुड शो। आप प्लीज कंटिन्यू सच की तरफ से आपको ऑल थैंक यू सो मच आप सभी को। और इनफैक्ट अगले हफ्ते हम डेट और आपको पैनल बाद में हम आपको फिर से भेज देंगे। अगले हफ्ते हम लेबर लॉ जो अभी पास हुआ है, लेबर लॉ को लेके चर्चा करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे कि जो लेबर लॉ है वो लेबर लॉ स्पेशली हमारे टी गार्डन के लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। हम अलग अलग सेक्टर्स को लेके इसमें जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अगले हफ्ते अराउंड मिड वीक में हम एक फिर से पैनल डिस्कशन रख रहे हैं, जिसमें हम रख रहे हैं कि जो लेबर लॉ पास हुआ है अभी लोकसभा में, तो वो लेबर लॉ हमको कैसे असर करेगी, क्या इफेक्ट होगी, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। और अपकमिंग हमने यही डिसाइड किया है कोई भी अगर लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, कोई भी नया पॉलिसी आती है, तो हम कोशिश करके उसको भी डिस्कशन में लाने की प्रयत्न करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमको हेल्प करते रहेंगे और इनपुट्स देते रहेंगे। और गुप्ता सर, आप तो बहुत ही, इनफैक्ट गुप्ता सर के बारे में मैं जाने से पहले ये बता दूं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट
strongest supporters of Gorkhaland that we have in Delhi. आप लोगों को पता नहीं याद हो ना हो, लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने एक कोशिश की थी, क्योंकि इंडिया में जो जितने भी पेपर्स है, हिंदी पेपर काफी अच्छी सर्कुलेशन में होती है और वो बहुत चेंज करती है लोगों की सोचने के तरीका चेंज करने में। हिंदी पेपर्स की और हिंदी जर्नलिज्म की बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट है। इस वजह से हमको गुप्ता सर के मदद के थ्रू ही बहुत ज्यादा इन्होंने हमको हेल्प किया था। लास्ट ईयर हमने सारे जर्नलिस्ट को साथ में लाके एक कॉन्फ्रेंस भी करवाया था, जिसमें हमने उनसे चर्चा की थी कि छोटे राज्यों को क्यों महत्व देना चाहिए, क्यों छोटा राज्य इंडिया में होना चाहिए, और इसमें से भी गुप्ता जी ने यही पक्ष रखा था कि गोरखालैंड होना क्यों जरूरी है और क्या हेल्प हो सकता है गोरखालैंड होने से। तो गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आज भी हमारे साथ आए, आपने हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया। आई थिंक एक नेशनल डायमेंशन आपने दिया इस चैट शो को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आप लोगों ने इतना 1 घंटा 25 मिनट का समय हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम मिलेंगे। जय हिंद, जय गोरखा। जय हिंद।